हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल अबाउट टॉपिक। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के तीसरे लेक्चर के में हम पढ़ेंगे। इसमें आज हम फ्रैक्शंस और भिन्न के बारे में सीखेंगे कि भिन्न क्या होती हैं। भिन्न भिन्न वह संख्या है जो किसी हिस्से या टुकड़े को प्रदर्शित करती है। जैसे हमारे पास आधा गिलास पानी, इसका मतलब है कि गिलास के दो हिस्से हैं, एक हिस्से में पानी है, दूसरा हिस्सा खाली है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक जार है या एक कोई बर्तन है। इसके हमने दो बराबर बराबर हिस्से कर दिए। अगर हमने इसमें पानी भर दिया, आधे गिलास में अगर पानी भर दिया, तो हम कहेंगे जो हमारा आधा गिलास है वो हमारा ऑक्यूपाइड है, वो हमारा भरा हुआ है, और आधा गिलास जो हमारा ये है खाली है। तो इस तरह से इस बर्तन के हमने दो हिस्से कर दिए, एक हिस्सा भरा हुआ है और एक हिस्सा खाली है। अब हम आगे देखेंगे भिन्नों के दो भाग होते हैं, एक हंस, दूसरा हर। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। यदि यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, यदि अंश हर से बड़ा है तो भिन्न का मान एक से बड़ा होगा। यदि हर अंश से बड़ा है तो भिन्न का मान एक से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू 0.5 आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक है वो 2 से छोटा है, अंश हर से छोटा है। और यहाँ पर अगर हम 3/2 ले लेते हैं, जो कि हमारा 1/5 आता है, सॉरी 1 हमारा ये आता है। दूसरे केस में हम यहाँ पर हर बड़ा लेते हैं और अंश छोटा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3/2 ले लिया। अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो इसके हमारे पास क्या आएगा? 1, सही, 1/2 ये आएगा। मतलब इसमें हमारे पास एक हिस्सा पूरा पूरा और एक हिस्सा आधा है। मतलब इसकी वैल्यू जो है एक से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जब अंश बड़ा होता है हर से, जो अंश बड़ा होता है हर से, तो उसका मान एक से बड़ा होता है। और जब हर बड़ा हो जाता है, जैसे हमारे पास हर बड़ा हो जाए 1/2, अगर हमारे पास हर बड़ा हो जाए तो इसकी वैल्यू एक से छोटी यानी 0 पॉइंट में आने लगती है, 0.0 डेसिमल समथिंग, 0.5 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये हमेशा ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि जब अंश बड़ा होता है हर से तो भिन्न का मान एक से बड़ा होता है, और जब हर बड़ा होता है अंश से तो भिन्न का मान एक से छोटा होता है। आगे हम भिन्नों के प्रकार देखेंगे, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। पहली, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्नों के अंश का मान उसके हर के मान से कम होता है। यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से, उचित भिन्नों के अंश का मान उनके हर के मान से कम होता है। मतलब यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, जैसे 5 छोटा है 6 से, 1 छोटा है 3 से, 9 छोटा है 11 से। तो यहाँ पर सारी भिन्नों का मान क्या आएगा? यहाँ पर सबका जो अंश है भिन्नों का जो अंश है वो हर से छोटा है। तो भिन्नों का मान हमेशा जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इसलिए भिन्नों का मान हमेशा एक से छोटा होगा। आगे हम विषम भिन्न के बारे में देखेंगे कि विषम भिन्न क्या होती हैं। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह विषम भिन्न कहलाती है। विषम भिन्नों के अंश का मान उनके हर के मान से ज़्यादा होता है। ये जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर अंश बड़ा था हर से, वहाँ अंश छोटा था हर से, और यहाँ पर जो अंश है वो हर से बड़ा है। इसका मतलब जिसकी वैल्यू आएगी ना, हमेशा 1 प्लस समथिंग आएगी, 1 प्लस समथिंग आएगी, मतलब 1 पॉइंट समथिंग करके इसकी वैल्यू आएगी। जैसे हम यहाँ पर हम पास दिया हुआ है 6/5, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6/5 का मतलब होता है 1 + 1/5। मतलब इसके अगर किसी भी वस्तु के अगर 6/5 हिस्से किए जाएँ, या वो अगर 6/5 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी, 1.2 आएगी। अगर हम 6/5 को हम सॉल्व करेंगे तो 1.2 आएगी। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1.2 से बड़ी आएगी। अगर जब भी अंश बड़ा हो जाता है हर से तो उसका मान हमेशा एक से ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, भिन्न का मान एक से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अंश का मान है उसके हर के मान से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे मिश्र भिन्नों के बारे में। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न
जिसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो पूर्ण संख्या होती है, दूसरा भाग उचित भिन्न होता है। वह भिन्न जो एक पूर्णांक एवं भिन्न से मिलकर बनी होती है मिश्रित भिन्न कहलाती है। जैसे ये 5 सही 3/4। इसका मतलब होता है कि किसी भिन्न के 5 पार्ट तो हमने कर दिए, किसी भी चीज़ के हमने 5 पार्ट तो अलग कर दिए, पर उसमें भी कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया जिसे हम फुली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर इसको हम सॉल्व करना हो 5 सही 3/4, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 5 गुणे 4 प्लस 3, तो ये आ जाता है हमारे पास 23/4। मतलब हमारे पास 5 भाग पूरे पूरे हैं और जो बचा हुआ हमारे पास इतना भाग और बच रहा है, मतलब 5 से एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है ये एक पूर्णांक है और ये हमारी उचित भिन्न है। तो इसके हमारे दो भाग हो गए, मिश्रित भिन्न के दो भाग हो जाते हैं, एक हमारे पास पूर्णांक और दूसरा हमारे पास उचित भिन्न। आगे हम भिन्नों के जोड़ घटाव और गुणा भाग के बारे में सीखेंगे कि इनमें कैसे करते हैं। किसी भी भिन्न का जोड़ या घटाव करने से पहले हमें यह देखना होगा कि उनके जो हर हैं, डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें एलसीएम लेकर बराबर करना है। जैसे हमारा एग्जांपल है 2/3 और 5/2। यहाँ हमारे पास जो इनके हर हैं 3 और 2, ये इक्वल नहीं है, तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेना के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो हमारा एलसीएम जो है इसका 6 आएगा। एलसीएम लेने के लिए कॉमन सा है 3 और 2, और यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 3 तो डिवाइड नहीं होगा पर 2 हो जाएगा, 1 टाइम्स आएगा, और यहाँ फिर 3 से करेंगे, ये आ जाएगा। और जो हमारा एलसीएम 3 और 2 होगा 2 × 3 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन दोनों का लोवेस्ट कॉमन ऐसा फैक्टर जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाए, तो हमारा एलसीएम होता है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आया। अब 3 को हमने 6 में डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया, और 2 × 2 4, प्लस 2 का 6 में दिया 3, 5 गुणे 3, हमारे पास ये आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 15 = 19, 19/6। अब हम यहाँ पर देखेंगे 19/6 है हमारा, ये हमारा मिश्रित भिन्न है, ये हमारा मिश्रित भिन्न है। कैसे? अगर हम 6 को 19 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 को हम 19 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 6 × 3 = 18, 1 बचा, मतलब 3 सही 1/6, मतलब 3 + 1/6। इस तरीके से ये हमारा हो गया। ऐसे ही जोड़ने में होता है और ऐसे ही घटाने में होता है। बस हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना होता है जोड़ने और घटाने में कि हमें जो उनके हर हैं उनको बराबर करना है, मतलब उनका हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं क्या होता है भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन। भिन्नों की गुणा की क्रिया में अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 2/3 × 5/6, तो हम अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। अंश हमारे पास 2 और 5 है, हर हमारे पास 3 और 6 हैं, तो को हमने अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर दिया। तो अंश का अंश में किया तो हमारे पास 10 आ गया, हर का हर में किया तो हमारे पास 18 आ गया। तो और बाद में इसको हमने जब सरल किया 2 से हमने इसको काटा तो हमारे पास ये 2 × 5 = 10, दोनों में 18, तो हमारे पास 5/9 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम भिन्नों के भाग डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे कैसे होता है ये। यदि दो भिन्नों को आपस में भाग करना है तो जिस भिन्न से हमें भाग करना है उसको हम पलट देते हैं और आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के लिए सेम वही है, अंश का अंश में हर का हर में। देखिए हमारे पास 2/3 और 5/6 है, हमें 5/6 से डिवाइड करना है 2/3 को, तो हमने 2/3 लिखा और इसको हमने अंश का हर और हर को अंश में पलट दिया, यानी चेंज कर देंगे, पोजीशंस चेंज कर दी, अंश को हर में और हर को अंश में बदल के गुणा कर दिया। 2/3 इंटू, अब देखिए उल्टा हो गया, ये 6/5 हो गया और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 का 6 में, 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे भिन्नों का, तो हमारे पास वैल्यू 6 दूनी 12, 3 × 5 = 15 आ गई। और हम इसे जब 3 से सॉल्व कर देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हम भिन्नों में से मतलब छोटा और बड़ा निकालना। इसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इनको कैसे निकालना है। तो याद रखिए, अगर आपको कभी फ्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व करनी है तो आप कोशिश करिए कि जो उनके हर हैं
उनको एलसीएम लेकर के बराबर कर लीजिए, एक समान रूप में लिख लीजिए, तभी आप उनको आसानी से छोटा और बड़ा ढूंढ पाएंगे उनमें से। तो हम चलिए यहाँ पर हम देखते हैं भिन्नों में से छोटा बड़ा निकालना। भिन्नों में से छोटा बड़ा आरोही अवरोही क्रम आदि में लिखने के लिए सबसे पहले भिन्नों के जो हर होते हैं उनको एलसीएम लेंगे और फिर एक समान हर के साथ लिखेंगे, यानी उनको एक समान रूप में लिखेंगे हर के साथ। अब अंश में जो बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और अंश में जो छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। यदि हम हरों को एक समान करने पर के बाद अंशों को जिस भी क्रम आरोही अवरोही में लिखेंगे सारी भिन्न उसी क्रम में होंगी। देखिए हमारे पास ये जो एग्जांपल है 1/2, इसमें इसका हर 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 5 है, मतलब सारे जो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स हर हैं वो सारे अलग हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब इनके हर जो हैं उनको हम इक्वल करेंगे। यहाँ पे जो हर 2, 4, 6 और 5 हैं इनको हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो है इनका 60 आएगा, मैंने आपको, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो एलसीएम पर ही होगा, एलसीएम और एचसीएफ कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इनका रिलेशन क्या होता है किसी एक गिवन नंबर के साथ। तो उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो हमने जब 2, 6 और 5 का एलसीएम लिया वो हमारा 60 आया, ठीक है। तो अगर हम देखें 2 का भाग 60 में दिया तो 30 बार जाएगा, और 30 का हमने 1 में गुणा किया 30 आ गया। 4 का इसमें दिया तो 15 बार गया, 15 दिया 45, इस तरीके से। 6 का इसमें 10 बार, 5 50, 5 का 60 में 12 बार गया, 12 दिया 36, तो इन्हें लिख दिया। अब हमने इनको क्या किया, इनको आरोही अवरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े में लिख लिया। सबसे छोटा 30 है, 1 नंबर पे लिखा इसको, फिर इसके बाद 36 आता है 2 नंबर, 3 नंबर पे 45, 4 नंबर पे 50, 1 2 3 4 छोटे से बड़ा लिख लिया हमने, ऊपर की तरफ लिख लिया। अब सबसे छोटी भिन्न जो अंश में सबसे छोटी, क्योंकि अब देखिए हमने हर बराबर कर लिए, हर हमारा सबका सेम है। अगर जो सबसे छोटी भिन्न निकालें जो अंश में सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी भिन्न होगी, जो कि हमारे पास 1/2 आ गई। सबसे बड़ी भिन्न जो अंश में सबसे बड़ी है यानी 50, तो हमारे पास 50/60 यानी 5/6 सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है, तो उसके लिए सिंपल है, आप ऊपर वाली जो अंश में लिख रखे हैं नंबर्स उनको छोटे से बड़े में लिख दीजिए, वही उसका आरोही क्रम हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये लिखा था 30, 36, 45, 50, ये हमारा आरोही क्रम है। हमने इसे बस भिन्न के रूप में बटे में 60 करके लिख दिया, और हमारा जो रिज़ल्ट आया वो ये 1/2, 3/5, 3/4, 5/6। ये इस तरीके से आप आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि आपको हमेशा एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि भिन्न एक समान हो जाए। अगर सब भिन्नों के हर जो हैं एक समान हो गए हैं तो आप बस अंश को देख करके उन्हें छोटा बड़ा मध्य सब निकाल सकते हैं उनमें से। सब तो एलसीएम निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी पहाड़े का योग उस संख्या के 55 गुने के बराबर होता है, अर्थात n के पहाड़े का योगफल 55n होता है। ये कैसे होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ, बस आप पहले इसको देख लीजिए कि किसी पहाड़े का योग 55n होता है। जैसे कि हमने अगर मान लीजिए 10 का पहाड़ा लिखा, 10 के पहाड़े में क्या होता है, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हमारा 100 हो गया। ऐसे ही होता है हमारा पहाड़ा 10 का। तो अब हमें इसका योगफल निकालना है कि 10 से लेकर 100 तक का योगफल कितना होगा। अगर हम इन सबको जोड़ना शुरू कर दें तो कितना होगा, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें हमको जोड़ने में, अगर कंपटीशन में हम बैठे हुए हैं तो इसके लिए सिंपली क्या करना है, जो हमने ट्रिक बताई क्या है वो 55 है। तो आप 55 गुणे 10 कर दीजिए तो आ गया 550 आपका, ठीक है। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है कि कैसे हुआ तो आप सिंपल से देखिए, एक हमारे पास श्रेणी होती है जिसका नाम होता है समांतर श्रेणी। तो उसमें क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदों का योगफल बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बराबर भी होता है n/2 n a प्लस l, मतलब प्रारंभिक पद और अंतिम पदों का योग इंटू n जो होते हैं नंबर्स कितने पद हैं उसमें, और a यहाँ जो होता है फर्स्ट टर्म होता है मतलब पहला पद होता है। डी डिफरेंस होता है कि उन पदों के बीच में कितना डिफरेंस है। एन तो टर्म्स उन कितने नंबर होते हैं, टोटल टर्म्स होते हैं, टोटल टर्म्स कितने होते हैं, और एन हर जगह यही मतलब होता है। तो हम इस वाले फार्मूला यूज़ कर लेंगे, इससे भी आ जाएगा इससे भी आ जाएगा। यहाँ पर ए आपको 10 है तो 10 रखना पड़ेगा, डी यहाँ पर 10 10 का डिफरेंस है सब में
सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो आपको 10 रखना पड़ेगा। तो हम इसे निकाल देते, इससे भी ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, बस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर n देखा, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 7 9 10, हमारे पास 10 है। तो हमने 10/2 ब्रैकेट में पहला पद हमारे पास 10 है, अंतिम पद हमारे पास 100 है, तो हमने यहाँ 100, इन दोनों को हमने जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 110 और यहाँ पर है 10। अब हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 55, तो हमारे पास हो गया 550। 55 गुणे 10 मतलब हमारे पास फिर वही चीज़ देखिए घूम के आ गई। 55 तो था ही, और हमने यहाँ पर 10 हमने अगर लग किया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 10 था हमने 10 का पहाड़ा था। आप 11 के लिए चाहेंगे तो 11 के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपको बस ये चीज़ फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब समांतर श्रेणी होती है, मतलब समांतर श्रेणी वो होती है कि जिसमें समान अंतर होता है, समान अंतर के साथ वो श्रेणी जो बढ़ती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हमारे पास अभी एक और एग्जांपल दिया हुआ है जो 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या है उनको सम के लिए है। तो उसमें हम देखेंगे, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l जो है आपका लास्ट टर्म है, a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, d डिफरेंस होता है कि हर टर्म में कितना डिफरेंस है, और n तो सब जगह, n तो हर जगह टर्म होते हैं, टोटल टर्म। अगर हमें इसका निकालना है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम दोनों फार्मूले से यहाँ पर करेंगे। पहला फार्मूला हम ये लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और हम दूसरा फार्मूला इसमें लगाएंगे। Sn का मतलब होता है सम ऑफ टोटल टर्म्स, n टर्म्स तक का, n/2 a प्लस l। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितने पद हैं, 100 तक पद हैं, 100 पद हैं, कोई भी बीच में गैप नहीं, हमारे पास कंटिन्यूस हैं, लगातार हैं। तो हमारे पास n हो गया 100, 100/2। ए हमारा पहला पद होना चाहिए, 2 गुणे ए हमारा पहला पद 1 है, 1 प्लस n हमारे पास 100 थे, 100 में से 1 गया 99, डी हमारे पास एक अंतर है 1। तो हम इसको जो सॉल्व करेंगे 2 प्लस 99 गुणे 50, तो हमारे पास कितना आ गया 50 गुणे 101, तो 5050 5050 ये आंसर आ गया। ठीक है, और हम इससे ये से भी निकाल सकते हैं जब हमें प्रारंभिक पद और अंतिम पद पता हो और अंतर समान हो, मतलब वो 1 2 3 इस तरह एक एक क्रम में बढ़ रही हो आगे, तो इसके लिए फार्मूला ये n/2 a प्लस l होता है। तो यहाँ पर 100 पद है, 100/2, पहला पद कितना है हमारा 1 है, अंतिम पद कितना है 100 है, जोड़ दिया 100/2 इंटू 101, फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 गुणे 101 बराबर 50, 5050, सेम आंसर आ गया। तो हमने यहाँ देखा कि जो n के पहाड़ों का योगफल होता है वो 55n होता है। ये याद करने वाली ट्रिक इसे हम याद कर लेंगे, और ये जो फॉर्मूला है इस तरीके आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको हमेशा ये पता रहेगा। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन खुद से बना करके प्रैक्टिस करिए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी फेमस बुक है एस चंद की या RS अग्रवाल, उनमें ऐसे सारे क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं जो समांतर श्रेणी पर निकलते हैं। तो आप उस बुक इस वीडियो के थ्रू आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। मतलब अगर हमसे कहा जाए कि कोई एक सीरीज़ दे दी जाए, एक श्रृंखला दे दी जाए कि भाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n पदों की का जो स्क्वायर है उसका अगर हमसे कहा जाए सम निकालो, तो उसका फॉर्मूला होता है 6 ब्रैकेट में n+1 इंटू ब्रैकेट में 2n+1, उसका ये फार्मूला होता है। और इसी तरीके अगर बोला जाए घनों के योगफल का फार्मूला, तो उसका फार्मूला होता है 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डॉट डॉट n³ तक अगर निकाला तो फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 का n अपॉन ये अपॉन में है, मतलब बटे में है, ये हमारा बटे में है n इंटू n+1 अपॉन 2 कि ये और ये इसके पावर में है। ये जो यहाँ पर इसका मतलब जो हमारे पास ये जो एरो बना हुआ है अप साइड ये एरो जैसे a पावर b लिखा होता है, इसका मतलब होता है a की पावर b होता है। तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो अप साइड एरो है इसका मतलब होता है a की पावर में है लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया n+1 अपॉन 2 की पावर 2 स्क्वायर हो गया। तो ये जो फॉर्मूले हैं आपको इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है, जो कॉन्सेप्ट है वो
काफ़ी लंबा है, वो मैथमेटिकल इंडक्शन और टर्म्स को इधर उधर करके निकाला जाता है। तो वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएगा नहीं, तो आपको उसको सीखने की जरूरत नहीं, बस आपको बस देखना है कि जैसे ही आपको ये चीज़ मिले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर, आपको फार्मूला यूज़ कर लेना है। और सेम यहाँ पर इसी चीज़ के लिए यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट एन क्यूब। तो ये आपके लिए फार्मूला यूज़ करना है। ये आप देखोगे तो ये वैसा ही है, कैसा, जैसे हमारे पास वो फार्मूला था समांतर श्रेणी का, उसमें क्या था n/2 a प्लस एल। ए यहाँ पर 1 है और l जो है हमारा लास्ट टर्म वो n है, तो उसका स्क्वायर, बस ये उसका स्क्वायर हो गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। वहाँ पर स्क्वायर नहीं था, यहाँ पर स्क्वायर है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में देखेंगे। ये आपको बेसिकली पता होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के जल्दी करने हैं। और नंबर सिस्टम जो टॉपिक है वो इसलिए पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और कैलकुलेशन डिपेंड करती है कि आप कितनी तेज़ कैलकुलेशन करते हैं और कितना अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हैं, कि उसमें टर्म्स को इधर उधर कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं। वो बेसिकली आपकी मैथ की जो इनिशियल स्किल होती है ना, उसको डिफाइन करता है। और उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना और अपनी पकड़ बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। इसके लिए नंबर सिस्टम के लिए कोई भी अलग से ट्रिक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेगा। अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। इसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस होती है और कुछ बेसिक सी चीज़ें जो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी क्लास जो चीज़ें हैं नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, वो 7th 8th बहुत ज़्यादा है तो 10th हाई स्कूल तक की चीज़ें होती हैं, इससे ऊपर की चीज़ें नहीं होती ज़्यादातर। और मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपको 10th तक का बेसिक क्लियर है ना, तो आप मैक्सिमम चीज़ें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ फार्मूला के बारे में देखेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, विस्तार करेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अगर और अलजेब्रा में आपको उनका गुणा करना भी आना चाहिए कि भाई ये लिखा है तो ऐसा होता है। आप पहले इसको, आप अगर सही में गुणा करना भी सीखना है तो आपको ऐसे गुणा करना पड़ेगा। आप पहले इसका पहला पद लीजिए ए, पहला पद ए लीजिए, इस पूरे में गुणा करिए ए प्लस बी, जो यहाँ पर चिन्ह दिया है उस चिन्ह को लिखिए, यहाँ पर माइनस है माइनस लिखिए, ठीक है। दूसरा पद क्या है आपका बी, और फिर से इस पूरे पद में गुणा करिए बी से ए प्लस बी में, ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर करेंगे तो माइनस बी ए, और यहाँ पर करेंगे माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अगर हम इसको आपस में गुणा कर देंगे तो फिर हम घूम करके यहीं आ जाएंगे, मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आपस में अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन करना, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। यही चीज़ सेम इसमें है। अगर आप इसको ये लिख रहे हो कोई चीज़ स्क्वायर का, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्क्वायर और क्यूब के पता होने चाहिए, किसी भी पावर के। अगर ए की पावर n है, इसका मतलब ये होता है इंटू ए अप टू n टाइम्स, मतलब n बार आप गुणा करोगे। तो स्क्वायर में भी यही है, ए प्लस बी का स्क्वायर का निकालना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर लो। पहले ए यहाँ से ले लो, इस पूरे में गुणा कर दो, फिर प्लस लगाओ, बी लो, इस पूरे में गुणा कर दो। इस तरीके से आप करोगे तो, और आपस में समान पदों को आपस में जोड़ दोगे तो आपके पास सारे इस तरह के सारे टर्म्स आपको सॉल्व हो जाएंगे। आप एक बार खुद से निकाल के ट्राई करोगे ना, सब हो जाएंगे, चाहे इसकी बात हो चाहे इनकी बात हो, सब सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सब सॉल्व हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है इन चीज़ों में, थोड़ा ही से लगाना है, ये बेसिक सा, आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले हैं, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2bc। अब यहाँ पर ये प्लस 2bc कैसे हो गया, ध्यान देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि भाई जब हम बी और सी का माइनस बी और माइनस सी का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो हमेशा बी सी आएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस 2bc है, ठीक है। जब आप गुणा करोगे तो एक टर्म आपको ऐसा मिलेगा कि आपको बी में सी में गुणा करना पड़ेगा, तो वहाँ पर माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए हो जाता है। आप जब खुद से करोगे तो आपको पता चलेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ब्रैकेट में
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको ऐसे भी कई जगह बुक में लिखा रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सब एक ही चीज़ है, आप गुणा करोगे तो आपको ये दोनों टर्म्स एक्सपेंड होकर के मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो यूनिट प्लेस होता है, मतलब इकाई का स्थान होता है, वहाँ पर हम अंक को कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब कोई संख्या दे रखी है, उसकी कोई पावर दे रखी है, तो उसमें हम डिजिट कैसे, लास्ट डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास एक संख्या ABCD दी हुई है, उसकी घात m है, तो सबसे पहले हम m को 4 से भाग देंगे, तो दो चीज़ें होंगी, या तो शेषफल 0 आएगा या फिर कुछ बचेगा, हमारे पास कोई शेषफल बचेगा। अगर हमारे पास शेषफल 0 बच जा रहा है, अगर मतलब जो हमारे पास नंबर है, अगर हमने 4 से डिवाइड किया और जैसे हमारे पास लास्ट टर्म अगर 2 4 6 8 दिया होता है, तो और उसकी पावर अगर हम डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, मतलब शेषफल 0 आता है, और लास्ट टर्म उस संख्या का 2 4 6 8 है, तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। अगर हमारे पास लास्ट टर्म 1 3 7 9 यानी 1 3 7 9 है, तो लास्ट डिजिट 1 होगा। अगर इनमें अगर 5 छूट गया, अगर 5 की पावर कितनी भी कर लीजिए, हमेशा 5 के जो लास्ट टर्म होता है वो हमेशा लास्ट टर्म हमेशा 5 ही आता है। 5 का 2 बार गुणा करिए, 3 बार करिए, कितनी बार भी करते रहिए, हमेशा लास्ट टर्म 5 ही रहता है। और हम ये देखेंगे कि 4 और ये यहाँ पर 2 4 6 8 में 6 क्यों आया और यहाँ 7 क्यों आया। देखिए, अगर आप 1 की पावर 4 बार करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 4 बार करेंगे तो 81 आता है, तो लास्ट टर्म 1 हो गया। ठीक है, अगर आप 7 की पावर 4 करेंगे तो 49 इंटू 49 करेंगे, तो लास्ट टर्म जब 9 का इंटू 9 करेंगे तो 81 होता है, और 9 का इंटू 9 करेंगे तो लास्ट टर्म 1 आता है। ठीक है, जब आप 9 का पावर 4 टाइम्स करेंगे तो 81 इंटू 81 आएगा, तो 1 इंटू 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म हमेशा 1 आएगा। और इसी तरीके 2 4 6 8 में होता है, जब आप 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना होता है, 2 की पावर जब 4 करते हैं तो होता है 16, लास्ट टर्म 6। 4 की पावर 4 करेंगे तो 16 गुणे 16 256, लास्ट टर्म 6 आएगा। जब आप 6 की पावर 4 करेंगे तो 36 गुणे 36, जब 6 का 6 आखिर में गुणा करेंगे तो लास्ट टर्म आपका 6 आएगा। इस तरीके 8 में भी होता है। तो हमने देखा, अगर हमारे पास कोई एक संख्या दे रखी है, उसकी जो पावर है, उस पावर को हमने जब 4 से डिवाइड किया और हमारा जो रिमाइंडर है 0 आ गया, 0 आ गया, एक चीज़ कंफर्म हो गई कि वो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब वो जो हमारी पावर है 4 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। और लास्ट टर्म अगर 2 4 6 8 है यानी इवन है तो 6 आएगा, ऑड है 1 3 7 9 है तो 1 आ जाएगा, और बचा हुआ 5, 5 की पावर कितनी भी हो जाए वो हमेशा 5 ही आएगा, लास्ट डिजिट उसका हमेशा 5 ही आएगा। यदि अब नेक्स्ट टर्म ये कि अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम शेषफल निकालेंगे और ABCD का जो लास्ट डिजिट है उसको शेषफल की पावर के उसमें लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। यानी इसका मतलब कहने का ये है कि जैसे ABCD है, हमारा जो रिमाइंडर है वो आ रहा है, मतलब 0 नहीं है, तो यहाँ पर हमने D है और जो पावर m थी हमारा m/4 किया, हमारे पास कुछ रिमाइंडर r बचा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब कुछ छोड़ करके इसको हम इस तरह थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे D जो हमारा लास्ट डिजिट है और जो इसका रिमाइंडर आ रहा है वो, फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 1234 की पावर 13, तो हमने 13 को 4 से डिवाइड किया, हमारे पास शेषफल 1 बचा, करके हमारे पास शेषफल 1 बचा, और इसका लास्ट डिजिट क्या है 4। ठीक है, तो हमने इसको ये लिखा 1 2 3 4 की पावर 13 बराबर, हमने इसको ये लिख दिया 4 की पावर 1। अब 4 की पावर 1 करोगे मतलब एक ही चीज़ बचेगी आपके पास, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट हमारे पास हो जाएगा 4। तो हमारा जो अंतिम अंक आएगा पावर में सॉल्व करने के बाद वो लास्ट डिजिट हमारा 4 आएगा। आगे चल के हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे और जिनमें जो मेजर क्वेश्चंस हैं, और ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली। सो अगर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर 173/73 इंटू 75 इंटू 70 इंटू 57 इंटू 190 इंटू 37 इज डिवाइडेड बाई 30। मतलब अगर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, हमें हमें रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। अगर
हमारे पास ये संख्या दी हुई है गुणे में, 73 गुणे 75 गुणे 70 गुणे 57 गुणे 190 गुणे 37। अगर इस संख्या को हम 30 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी हमारे पास शेषफल कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, एक ट्रिक है, वो आपको हमेशा काम आ जाएगी। जिस यहाँ पर तो पहले सारे नंबर 30 से बड़े हैं, तो हम इनमें इनका इसका डिवाइड देते हैं। डिवाइड देंगे तो हम यहाँ पर अब ऊपर जो हम ना रिमाइंडर्स ही लिखेंगे, ऊपर हम रिमाइंडर्स ही लिखेंगे, यानी ऊपर हम शेषफल लिखेंगे और उनका गुणा करेंगे आपस में। देखिए कैसे, 30 का भाग 73 में दोगे 2 बार जाएगा, 60 आएगा और हमारे पास 13 बचेगा, 13 बचेगा ना। देखिए 30 का भाग अगर हम 73 में देंगे तो हमारे पास 2 बार जाएगा, 60 बार हुआ और 13 बचा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13। इसी तरीके 75 से हमें 15 मिल जाएगा, 60 10 70 10 बच गया। और अब यहाँ पर हमारे पास बचा 57। तो हम अगर 30 बार भाग देंगे 1 बार जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 27 बचेगा। ये हमारे 6 बार जाएगा, 180, हमारे पास 10 बचेगा और 37 हमारा 7 बचेगा, ठीक है, और बटे में हमारा 30। देखिए ऊपर हमने सारे ये हमने रिमाइंडर्स लिखे हैं। अब इसमें तो अभी 30 से कोई बड़ा है नहीं, सब 30 से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इनका आपस में हम फिर गुणा करेंगे, ठीक है। हम अगर 15 का 13 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 15 × 45 की 5 हासिल लगा 4, 15 4 19, 15 × 45 5 हासिल लगा 4, 15 कम 15 4 19, 10 का 2 70 में क्या 270 आ गया, और 10 गुणे 7 70 बटे 30। अभी फिर सारे बड़े हो गए 30 से गुणा करने के बाद, ये भी सारे रिमाइंडर्स हैं। फिर हम इन रिमाइंडर्स में 30 का भाग देंगे। फिर अब इसमें क्या होगा, 195 में 30 का भाग दिया तो 6 बार गया, 180 और 15 बचा हमारे पास, 15 रिमाइंडर बचा गुणे। अब हमारे देखिए 270 जो है ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, 3 9 27 पूरा कट जाएगा और 70। बस यहीं से चीज़ में हमेशा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि जैसे ही हम 0 आ गया तो हम जैसे गुणा करेंगे वैसे ही ये सब पूरा ऊपर 0 हो जाएगा और नीचे 30। मतलब हमारा जो रिमाइंडर होगा, यानी जो शेषफल होगा, वो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इनमें से कहीं पर भी एक ही बार में अगर 30 से 0 हो जा रहा है, अगर जैसे मान लीजिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने इसको हटा करके 60 लिख दिया और आप कुछ भी यहाँ पर लिखते रहिए, गुणा करते रहिए, ये तुरंत 0 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, जो ये पावर दे रखी है, एंड द रिमाइंडर वन डिवाइडेड बाय द 7। तो सबसे पहले 64 पावर 99 है, तो इसमें सबसे पहले लास्ट डिजिट निकालेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले लास्ट डिजिट निकालेंगे, 64 पावर 99 में से लास्ट डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या है, हमारे पास दिया गया हुआ 64 की पावर 99। अब यहाँ हम इसे लास्ट डिजिट निकालेंगे, कहाँ पर, यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट एट यूनिट प्लेस, मतलब इकाई के स्थान पर हम निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 99 को हमने 4 से भाग दिया, तो हमारा भाग देने पर क्या आएगा, 4 दूनी 8, ये बचा 4 चौक 16, 3 19, 3 बटे 4। मतलब हमारे पास 3 शेषफल बच रहा है, ठीक है, हमारे पास 3 शेषफल बच रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम फिर जैसे हमने ट्रिक बताई थी वैसे हम लिखेंगे, 64 की पावर 3 करके लिख देंगे। हमारे पास वो तो पूरा सॉल्व होगा ना, हमारे पास ये कितना बचा, पावर 3 बची एक्स्ट्रा जो हमारे पास, इंटू 64 की पावर 4 गुणे 24, तो पूरा हमारे पास 99 होगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इस पर ध्यान देंगे, अब हमारा अब इस पे ध्यान रहेगा। तो जब हम 4 का 3 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है, 4 और 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। तो हमारा जो इसका लास्ट टर्म आएगा ना वो 4 आएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ हमें रिमाइंडर देखना है कि हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए वही वाली सेम ट्रिक, 64 की पावर 99 जो हमने ऊपर फॉलो किया था वही हमें यहाँ करना है, ठीक है। 64 60 से बड़ा है, भाग चला गया, कोई बात नहीं, हम 64 में भाग दे रहे हैं। अब इसको देखिए 64 का भाग हमने 7 में दिया, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा,
7 9 63, 1/7, मतलब हमारे पास 1 रहेगा। तो हम 1 की पावर 99 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 बचेगा। ठीक है, ये जो हमारा शेषफल है वो ये लिखा है, वो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की पावर, क्योंकि हम वहाँ पर रिमाइंडर का ही गुणा कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हमने भी उसका रिमाइंडर गुणा 1 गुणे किया तो हमारे पास लास्ट डिजिट हमारे पास 1 आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि a और b धन पूर्णांक है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 21 है तो a और b के मान क्या होंगे। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चीज़ों को समझना होगा, कैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 21। अब आपको a और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 21। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो चर राशि हैं, तो यहाँ पर दो समीकरण होने चाहिए, तो ऐसे तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये आप तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करिए, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर दो चीज़ें आपस में गुणे में लिखी हुई है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखी हुई है। तो आप इसको भी 21 को भी गुणे में लिखिए कि आप किसका किसका गुणा करेंगे तो 21 आता है, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 21 आता है। तो आप लिख दीजिए 3 गुणे 7 21 होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, बेसिकली आपने इसके फैक्टर किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब जो a प्लस बी होगा तो जोड़ने पर हमेशा चीज़ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना धन पूर्णांक हैं, और ये सब दोनों पॉजिटिव हैं, तो चीज़ जोड़ने पर चीज़ हमेशा ज़्यादा होगी, घटाने पर कम होगी। तो इसके लिए आप 7 को ले लीजिए और a माइनस बी घटाने पर कम आ रहा है, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, a प्लस बी आपका 7 हो गया, a माइनस बी आपका 3 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, ए कट गया, हमारे पास 2a बराबर हमारे पास 10 आ गया, a बराबर 5 हो गया। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, उसको आप किसी भी एक समीकरण में मान रख दो। तो हमारे पास जैसे ये दिया हुआ a माइनस बी बराबर 3, a हमारे पास 5 है, माइनस बी और 3, तो हमारे पास b आ जाएगा हमारे पास 2, हमारे पास b आ गया 2। a और b के हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, और दोनों देखिए धन पूर्णांक है। क्रॉस वेरीफाई करना है, a और b की वैल्यू रख दीजिए, a प्लस बी करेंगे 7 आएगा, a माइनस बी करेंगे 3 आएगा, और इन दोनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा। हो गया आंसर। ऐसे ही करना है, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका विस्तार कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको हम सरल रूप में लिख लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस, कुछ किताब में आपको ऐसे भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ किताब में आपको ये ऐसे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए आप इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप मिश्रित भिन्न है तो उसका मैंने एक तरीका बीच में लिखा था वो ऐसे, देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं ना, 1 + 1/2 इसको लिख सकते हैं, वही सेम चीज़ आएगी, क्योंकि इसमें देखिए दो हिस्से होते हैं, एक पूर्णांक होता है, दूसरा उचित भिन्न होता है। तो आपने दोनों को एक साथ लिख दिया, इस तरीके से आप इसको भी लिखेंगे 11 + 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 प्लस 1/2। तो यहाँ पर 1/2 4 बार है, तो आप 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिख ली एक जगह, और बाकी 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1111 लिखता है। तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी 4 × 1/2 आएगी। इसकी जो आप जोड़ोगे तो आएगी 1 2 3 4 3 2 1, ये आंसर आएगा इसका, मतलब ये इसको जोड़ने पर ये आएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर ये आएगा। तो ये हो गया यहाँ पर 2, ये हो गया 1 2 3 4, इनको जब जोड़ोगे 1 2 3 6, ये आंसर हो गया। यहाँ पर बस आपको ये चीज़ अलग करनी थी यहाँ से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आप समझें कि ये चीज़, और कई बार क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाएगा जहाँ पर आपको इस तरीके का जोड़ना या घटाना करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारा ये एग्जांपल है, ये भी कुछ ऐसा ही है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं इसको हम देखेंगे। जैसे हमारे पास 1/1 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट इस तरह दिया है, मतलब हर बार 1 2
2 3 3 4 4 5 99 इस तरह बढ़ रहा है। तो आप इसको अगर ऐसे सॉल्व करना चाहोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर एक एक दिया सब में, और नीचे आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी एक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी एक है। उसी तरीके की चीज़ ऊपर लिखी हुई है, एक एक एक, यहाँ पर भी इनका जो डिफरेंस है वो एक है, एक है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं ना। जो नंबर सिस्टम में बस यही ट्रिक्स ही काम आती हैं, और ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएंगी। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जितना ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आएगा। अब इसके लिए यहाँ पर इसीलिए कॉन्सेप्ट कम होते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस आपका माइंड ही काम करता है कि आप उसको कैसे ट्रेन कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ऊपर एक लाना है और इन दोनों से कैसे बनाओगे, 2 - 1 कर दोगे तो एक आ जाएगा, नीचे 1 × 2 लिखा रहने दो, प्लस ऊपर 3 - 2 कर दोगे, एक ही तो रहेगा ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है। तो आप उसे ऐसे लिखे रहने दो। फिर इस तरीके से 4 × 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 माइनस 99/99 × 100। ठीक है, ये आपने ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए। जब 1 × 2 यानी ऊपर कितना, यह कितना हो गया, 1 × 2 इसमें भाग करोगे तो यह आ जाएगा 1 - 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना। इसमें क्या है, जब 3 दूना 6 का 6 का गुणा कर दोगे और 6 मतलब इसमें भाग 6 का इसमें भाग दो, इसमें भी भाग दोगे, तो 3 बटे जब 6 करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1/2 माइनस 1/3 प्लस ये 12 हो गया। 12 का भाग 4 में दोगे तो कितना आएगा, 1/3 माइनस 1/4। इस तरीके से चीज़ें आती जाएंगी। और आप यहाँ पर देखोगे एक यहाँ पे सीरीज़ बन रही है। क्या, इसकी तुलना इससे करो, 1 - 1/2, इसकी 1/2 माइनस 1/3, इसकी 1/3 माइनस 1/4। हर चीज़ जो इनके टर्म्स हैं उन्हीं में माइनस होकर के आगे बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आएगा 1/99 माइनस 1/100, ये लास्ट टर्म बचेगा। जो इसके पहले वाला टर्म होगा तो आप गैस कर सकते हो कि उसमें 99 माइनस 1/98 होगा, ये टर्म्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि कुछ ये कट रही है, कौन सी कट रही है, यहाँ पर 1/2 प्लस का है, यहाँ पर 1/2 माइनस का है, यहाँ माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कट रहा है। कटते 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 देखो ये भी कट जाएगा इसके पहले वाले टर्म से, पर ये देखो लास्ट टर्म जो हमारे पास 1/99 और 1/99 माइनस प्लस कट गया। तो हमारे पास फाइनली हमारे पास दो चीज़ें बचती, 1 माइनस ये माइनस का ये बचता हमारे पास 1/100। तो अब जो इसको सॉल्व करोगे ना तो आप क्या आएगा, 100 माइनस 1/100, 99/100। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यहाँ पर ये थी कि आप इसको अलग कैसे करते हैं। आप इसको जो यहाँ पर इस पद के लिए जो ऐसे पद दिए उनके लिए जो आपको ये 2 बार जो दिमाग लगाना पड़ा ना, ये इसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऊपर और नीचे टर्म्स में संबंध क्या है, ऊपर नीचे और आगे वाले टर्म्स में संबंध कैसे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं, दो दो करके बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। तो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं। आपके पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। इस तरीके के हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वही हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ के, इसमें क्या करना होगा, आपको जो एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो फार्मूला a² माइनस b² वाला। देखिए आपको वो चीज़ वैसे दिख रही है ना, आप इसको अगर 1 का स्क्वायर भी कर दोगे तो 1 का स्क्वायर कुछ भी कर दो तो हमेशा 1 ही आता है, 1 की कोई पावर करोगे 1 ही आएगा। तो आपको a + b a - b इतना छोटा सा फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1 - 1/2 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a + b a - b, 1 + 1/2 1 - 1/2। इसी तरीके इसके लिए 1 + 1/3 1 - 1/3 1 + 1/4 1 + 1 - 1/4 प्लस डॉट 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 अप टू 1 + 1/20 1 - 1/20, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 4/3, यहाँ 2/3। इस तरह करते करते यहाँ आपका 5/4 और यहाँ पर 3/4 करते करते यहाँ पर आपका लास्ट में आपका 21/20 और 19/20।
ठीक है, थोड़ा सा टर्म को अरेंज कर लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, मतलब ये जो जो जितने भी पेयर है ना आपस में, इन सब का जो छोटा टर्म है आगे लिख देते हैं, ताकि हमें जो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको उधर लिख दिया। ठीक है, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। अब यहाँ पर देखेंगे ना तो कुछ चीज़ें यहाँ पर कट रही हैं, जैसे कि देखिए 3/2 है और ये 2/3 है, पूरा पूरा कट गया। 4/3 और 3/4 पूरा पूरा कट गया। इस तरीके से सारे टर्म्स कटते चले जाएंगे आपस में, ये टर्म भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली लास्ट में पास 2 पद बचेंगे, वो 1/2 गुणे 21/20। अब जो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 21/40 आएगा, 2 का गुणा हो जाएगा, 40 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7 टू डॉट 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 इतना दिया हुआ है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, कुछ आपको हमेशा ना 1-2 टर्म को हमेशा गौर करना होगा, ध्यान देना होगा, ऊपर नीचे और आगे पीछे उसका रिलेशन देखना होगा। तो देखिए कुछ चीज़ यहाँ पर हो रही कॉमन सी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 दूना 6 -1 5, 5/3 आ रही इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखो 5 दूना 10, 10 माइनस 5 दूना 10, 10 में से -3 7, 7/5 आ रही है। इसकी वैल्यू देखो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 11, 11/7। आपने तीनों को सॉल्व कर लिया। अब तो सारे सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुमने देखा, आपने क्या देखा यहाँ पर, ये वाला टर्म इधर आ रहा है, ये वाला मतलब ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ गया। ठीक है, ये वाला यहाँ गया, ये वाला यहाँ गया। इस तरीके से मतलब ये जो चेन ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे आपको बस यही चीज़ पकड़नी है इसमें और सॉल्व हो जाएगा। और आपने ये चीज़ जब नोटिस कर लिया, बस आपको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स कटते चले जाएंगे। तो आप इनको सॉल्व करिए। तो इसकी वैल्यू 5/3 आ गई, इसकी वैल्यू 7/5 आ गई, इसकी वैल्यू 11/7 आ गई। ठीक है, इस तरीके करते करते जो इसके पहले वाला टर्म होगा उसको भी हम यहाँ लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 1998 - 997 अपॉन 999, यहाँ पे जो टर्म होगा वो उसकी वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से होगी। तो अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो 5/3, 7/5, 11/7 से जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8 में 7 गए 1, 9 से 9 गए 0, 0, 1001/999। ठीक है, आपको इस तरीके से मिलेगा। और ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे 5 5 से कट गया, 7 7 से कट गया, 11 11 से कट गया, इस तरह से कटते चले जाएंगे। तो ये वाला टर्म्स यहाँ आपसे इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास लास्ट में 1001/3 बचेगा। ठीक है, इसको तो आप चाहो सॉल्व कर लो। 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 त्रिका 9। आपके पास ये इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नंबर सिस्टम का। वो ये इसमें क्या है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4। यहाँ पर ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस तरीके से n टर्म्स दिए हुए हैं। तो आप फिर वही चीज़ देखिए, सेम चीज़ 1 × 2, यहाँ पर 1 2 2 3 हर चीज़ आगे आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने पद हैं आपके पास, n पदों तक जा रहा है। और ऊपर डिफरेंस दो, ऊपर डिफरेंस भी देखिए 1 1 का सब में, 3 2 का डिफरेंस 1 होता है, 3 4 का डिफरेंस 1 होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 1 आएगा। तो वही चीज़ सिंपल लिखनी है 1 - 1/2, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4 प्लस लास्ट टर्म जब लिखोगे 1 - n अपॉन सॉरी 1, ये लिखोगे आप, जो लास्ट टर्म लिखोगे वो ये लिखोगे। बस छोटा टर्म आगे है ना इसमें, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 12 लोगे लास्ट मान लो इसका,
तो 3 चौक 12, 4 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। इधर कर दोगे तो माइनस नहीं, माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिख लिया हमने सबको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/2 इससे कट जाएगा, 1/3 इससे कट जाएगा, इस तरह करते करते ये भी टर्म इससे कट जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा ना 1 - 1/n बचेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो n - 1/n, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पर ही ध्यान देना है कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, टर्म्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, टर्म्स कैसे आगे जा रहे हैं, और टर्म्स का आगे और ऊपर अपने ऊपर नीचे रिलेशन में कैसे है, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक आपके पास ये दिया हुआ है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, ये किसी से पूर्णतः विभाजित है। तो आप उसको भाग दोगे तो आपको एक चीज़ तो पहले क्लियर होगी कि 4 की पावर दी है तो 4 से विभाजित होगा। तो इसके अलावा लेकिन जब आप MCQ देखोगे ना तो उसमें आपको 4 तो दिए नहीं होगा, कुछ और ही दिया होगा। तो आप उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 तो आपको सामने दिख रहा है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा या 4 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा। पर 4 के किसी मल्टीपल से तो आप पूछ ही नहीं रहा ना, कि पूछ रहा है कि 4 के अलावा, 4 या 4 के मल्टीपल के अलावा कैसे डिवाइड होगा। तो उसके लिए आपको सॉल्व करिए और उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे देखते हैं, सबसे पहले हमने इसको, इसमें देखिए 4 की पावर 61 सबसे छोटी है, उसको हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा 4 स्क्वायर, यहाँ 4 क्यूब, यहाँ 4 की पावर 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 की पावर 61, ठीक है, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 + 16 + 64 + 64 × 4। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर जब हम 4 पावर 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ पर सिर्फ पावर 1 होगी, यहाँ पर 2 होगी और यहाँ पर 3 होगी। तो हमारे पास 4 4 फिर 4 पावर 1 16, 4 पावर 1 यहाँ पर 4 होगा। इसकी जगह हम यहाँ पर ये लिखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 की पावर 61, 1 + 4 + 4 स्क्वायर 16 + 4 क्यूब 64, 4 चौक 16, चौको 64, हमारे पास 64 आ गया। अब हम इन सबको जोड़ देंगे। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारे पास 85 आएगा। ठीक है, अब 85 आ गया। ठीक है, कैसे? 4 4 4 6 4 10, 4 14, 1 15 की 15, 5 से लगाएगा 6 4 10 1। तो यहाँ पर जब देखेंगे 85 आ गया। ये तो जो 4 की पावर 61 है, ये तो 4 से हमेशा डिविजिबल होगी, पर जो 85 है तो हमने यहाँ 85 के हमने फैक्टर किए, तो यहाँ पर 5 × 17 आया। मतलब अब ये जो अब हमारे पास ये जो दिया जा रहा था सीरीज़, ये अब जो ये किस किस से विभाज्य है, ये 4 से तो है, 5 से भी है और 17 से भी, क्योंकि इसके फैक्टर में इन्वॉल्व है। तो ये संख्या 5 17 और 4 से विभाजित, और इसके अलावा 5 × 17 यानी 85 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। ये हमारे पास एग्जांपल ये दिया हुआ है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n - 1 हमेशा किस संख्या से विभाजित होगा। मतलब एक बहुत दूर का टर्म दिया हुआ है या फिर एक कॉमन टर्म दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि जो n है वो सम है, इवन है, तो ये जो हमेशा है किससे विभाजित होगा। तो इसके लिए हमें शुरू के 2-3 टर्म्स चेक करने पड़ेंगे। तो हम n इवन होता है मतलब सम, तो होता है, तो हमने लिए 2 4 ले लिया और 6 ले लिया। अब इनको चेक करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन शुरू के टर्म्स में इनको पता चल जाएगा 2 ही 3 टर्म्स में कैसे ये आगे ग्रो कर आगे बढ़ रहा है। तो 6 स्क्वायर -1, 6 की पावर 4 -1, 6 की पावर 6 -1। तो हमने इसको जो सॉल्व किया तो ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम अगर इसमें फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा a + b ब्रैकेट में a - b। तो हमारे पास आ गया 6 + 1 6 - 1। ये यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे तो 6 स्क्वायर -1 6 स्क्वायर +1। हमने इसमें पावर 2 छिपा दिया, मतलब 6 स्क्वायर की पावर 6 स्क्वायर, इसको हमने ये लिख दिया, हमने इसको ये लिखा 6 स्क्वायर की पावर 6 स्क्वायर -1, और हम बस ऊपर वाली पावर को देख करके हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। यही चीज़ हमने इसमें भी किया, 6 क्यूब -1 6 क्यूब +1। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया 7 × 5। यहाँ पर हमारे पास आ गया 36 - 1 35 × 37। यहाँ पर हमने किया
तो जो 6 का क्यूब होता है वो 216 होता है। 216 माइनस 1 215, और यहाँ पर आ गया 217। ठीक है, ये हो गया 35, ये हो गया 35 गुणे 37, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है, तो हमने जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास इसको जो हमने फैक्टर किया 215 के, तो हमारे पास ये आया 43 गुणे 5, है ना। और ये हमारे पास 217 का आया 31 गुणे 7। फिर से हमने इसको ध्यान में थोड़ा और सॉल्व किया आगे तक। हमने देखा ये 43 गुणे 31 तो है, लेकिन 5 और 7 भी दिया है, जो कि हमारा 35 आ रहा है। अब हमने देखा कि हर टर्म्स में हमको 35 मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा इसी तरीके। तो हमें ये जो नंबर है 6 की पावर n माइनस 1, जहाँ पर n जो है इवन है, ये नंबर हमेशा 35 से पूर्णतया विभाज्य होगा, पूर्णतया विभाज्य होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होते हैं, n सम है, विषम है, प्राकृतिक संख्या है, उनको एक शुरू के 2-3 टर्म्स को रख करके चेक कर लो, और उनमें फिर जो टर्म्स कॉमन मिलने लगे वो संख्या उसी से पूर्णतः विभाज्य होती है, उसी का वो मल्टीपल होती है। ठीक है, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें पूछा गया हमारा इकाई का अंक क्या होगा। हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है 3694 की पावर 1793 गुणे 615 की पावर 317 गुणे 841 की पावर 491। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इकाई मतलब यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगा। तो इसके लिए वही जो हम 4 की पावर से डिवाइड कर रहे थे, उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो पावर्स हैं उनको हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 1793 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 3, 4 8 32, 1, हमारे पास शेषफल 1 बचा। 317 को डिवाइड किया हमने 4 से, 4 7 28, 3 36, 4 9 36, 1 बचा हमारे पास एक शेषफल। ये सारे जो है हमारे पास शेषफल लिख रहा हूँ मैं। अगर हमने 491 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमारे पास 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर हमारे पास 8 गया, तो हमारे पास यहाँ पर 3 बचे, यहाँ पर 3 पावर बची। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखते हैं, क्योंकि हमें बस यूनिट डिजिट का निकालना है, इकाई के अंक पर निकालना है, तो हम पूरे को लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम 3694 से हम केवल 4 को लिखेंगे। 4 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 गुणे जो 841 में है इसकी पावर 3, बाकी तो है ना, तो ये लिख दिया हमने। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर जब 1 होती है तो 4 ही आता है, 5 में 5 गुणे 1 1, तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 20 आ गया। तो लास्ट डिजिट जो हमारा यूनिट प्लेस में है वो क्या है, 0। तो हमारा जो यूनिट प्लेस है ना पर जो डिजिट होगा, यानी अंक जो होगा, वो हमारा 0 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्यूब माइनस n किसी से विभाजित होगा, किसी से विभक्त होगा। तो सिंपली हमने जैसे पहले किया था वैसे ही, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जो हमें रियल लाइफ में देखते हैं, 1 2 3। यहाँ पर हम 3 पदों तक ही चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4। यहाँ पर समय ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, 8 माइनस 2। इसको करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 माइनस 3, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 4। ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 24, ये हो गया 60। तो यहाँ पर अभी तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो अब दिख गया। इसको हम लिख सकते हैं 6, इसका फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 6 आएगा, इसके करेंगे तो 10 गुणे 6 आएगा। यहाँ पर हमने देखा सब में 6 कॉमन आ रहा है। तो ये जो हमारे पास दिया हुआ है n क्यूब माइनस n, ये हमेशा 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सेम कॉन्सेप्ट होता है, आप शुरू के 2-3 टर्म्स को लिखिए और उनमें चेक करिए कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, उनको कैसे बना रहे हैं आप कॉमन करके, बस। और उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल एक और दिया हुआ है, इसके लिए एक पहले से एक मतलब फार्मूला होता है, उसको ध्यान में रखना होता है, फैक्टर का होता है। जैसे कि और उसके लिए एक शर्त ये है,
पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 127 की पावर 127, 97 की पावर 127, 127 की पावर 97 और 97 पावर 97, इसमें उभयनिष्ठ गुण मतलब कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है। मतलब कॉमन फैक्टर वही होता है ना जो इसमें भी कॉमन हो, इसमें भी कॉमन हो, मतलब इसको भी भाग दे सके, इसको भाग दे सके, इसको भाग दे सके, वो होता है। तो इसके लिए अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, यहाँ पर बस पावर सेम होनी चाहिए और जुड़ रही है, तो हमेशा जो उसका कॉमन फैक्टर होता है ना, जो कॉमन फैक्टर होता है वो x प्लस वाई होता है हमेशा। एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं पर इनकी पावर सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पावर सबकी सेम है, बस अब जो इनका जो कॉमन फैक्टर होगा x प्लस वाई हो जाएगा। तो इसके लिए 127 की पावर 127, 97 की पावर 127, तो इसके लिए कॉमन फैक्टर इससे क्या हो जाएगा 127 प्लस 97, तो ये हो गया 7 7 14, 9 2 11 1 12, 1 1 1 2, 224 हो गया। इसी तरीके से हम इसका 127 पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, तो आपको जो इसमें पावर सेम है ना सबकी, तो हम बस इनको जोड़ते हैं, इनको x और y को, तो इसको भी हम जोड़ेंगे, सेम चीज़ है, तो हमारे पास 224 आ गया। तो 224 जो है हमारा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको जो x प्लस वाई जो इस चीज़ का कॉमन होता है, जहाँ जब पावर सेम होती है तब की बात है ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यदि इस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। कोई नहीं, आपको बस भाग की जो संक्रिया होती है वो पता होना चाहिए, भाग कैसे देते हैं वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर हमने जैसे मान लीजिए 3 में मैं 3 का भाग मैं 5 में दूंगा तो कितना आएगा, एक बार आप करेंगे 3 आएगा 2 आएगा, ये आप ये तो कर लिया आपने, पर आप इस चीज़ को अरेंज कैसे करोगे, इस चीज़ को अरेंज कैसे करोगे वो आपको यहाँ पर देखना है। अगर तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फॉर्मूला होता है ना। तो भाजक क्या होता है 5, भाजक 1 है ना, भाजक 3 हो गया, भागफल 1 हो गया, शेषफल 2 हो गया, है ना। और 5 क्या है, 5 भाजक एक संख्या ही तो है, कोई एक संख्या ही तो है जिसमें आप 3 का भाग दे रहे हो, भागफल 1 आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पर सॉल्व करनी है ना, आपको यहीं पर यही चीज़ बस लगानी है। तो हमने माना संख्या बराबर x, और x बराबर क्या होता है 6 से विभाजित कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि किसी न किसी टाइम मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार जा रही होगी, विभाजित हो रही होगी, है ना। तो हम मान लेते हैं कि वो n बार जा रही है, n टाइम्स जा रही है, 6 इंटू n, जैसे यहाँ पर एक था, एक बार गया था ये, है ना। और शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल हमारे पास यहाँ बच रहा है 3 लिख दिया। अब बोल रहा है अगर इसी का वर्ग कर दिया जाए, मतलब संख्या का वर्ग कर दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6n प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसा है, आप जब इसको खोलोगे तो आपको मिलेगा 6n का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6n 3। अब जिसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा 36n स्क्वायर प्लस 36n प्लस 9। ठीक है, आप देखो अगर आप, लेकिन यहाँ पर आप स्क्वायर तो किया गया है, लेकिन अभी भी देखिए 6 से विभाजित किया जा रहा है, तो मतलब आपको 6 से विभाजित करने के लिए क्या है, मतलब एक जैसे आप लिखते हैं ना भाजक गुणे भागफल, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर भाजक आपका 3 था, तो वहाँ पर भाजक आपका 6 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका भाजक 6 होगा, और इसके मल्टीपल में कुछ भी अंदर लिखा हो उसे मतलब नहीं, पर इसके बाहर हमारा जहाँ 6 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे हम 6 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, इस पूरे से 6 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा जो भाजक है 6 से भाग दे रहा है ना वो हमारा बन सके। तो यहाँ पर लिया हमारा कितना आ गया, हमारे पास आ गया 6n स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पर 6n बचा। अब यहाँ पे यहाँ से 6 कॉमन नहीं आ रहा, पहले हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम 9 को हम 6 के टर्म्स में बना सकते हैं ना, कैसे 6 प्लस 3 करके, ठीक है। तो अब हम देखिए हमारे इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, तो हमने इसे कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास बन गया 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1 प्लस 3
है ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या लिखा हुआ है, ये तो कोई संख्या का वर्ग था, संख्या का वर्ग कोई एक संख्या ही होती है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया संख्या मतलब भाज्य, ये हमारा हो गया भाजक यानी हम जिसे भाग दे रहे थे, ये हमारा भागफल आया, ठीक है। और ये हमारा शेषफल बन गया, प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो हमारा जो रिमाइंडर आया संख्या को वर्ग करने पर शेषफल जो हमारा आया वो हमारा 3 आ गया। पहले भी 3 था, अभी भी 3 आ गया। ज़रूरी नहीं कि जो पहले था वो अभी भी आए, पर हमने यहाँ से पहले 6n था तो हमने 6 इंटू एन था, अब हमने फिर से वही चीज़ बनाने की कोशिश की, 6 ब्रैकेट में हमने वो चीज़ बनाने की कोशिश की ताकि मैक्सिमम टर्म हमारे इसके साथ आ सके, मतलब भागफल के साथ आ सके। भागफल कोई एक पूर्ण नंबर ही होता है, तो हमने पूर्ण नंबर एक जगह कर लिया और उसको इधर कर दिया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे और उसके कुछ मेजर एग्जांपल्स जो कई बार एग्जाम एसएससी सीजीएल बैंक पीओ और अन्य स्टेट और ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम्स में आते हैं, उसी में हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के एग्जांपल्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पर्सनली कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मेरा जो जीमेल आईडी है अबाउट टॉपिक 9799@gmail.com, उस पर आप हमें मेल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।